आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में हमारा दूसरा जो चैप्टर है वृद्धि और विकास के निर्देशक, इसका हमने एक वीडियो का अभ्यास किया था। आज दूसरे पार्ट में हम वृद्धि और विकास के बीच में अंतर क्या है उसका हम अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है आपको 2019 में ई सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से पूछा गया था कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का अर्थ देकर उसका अंतर समझाइए। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स का था आपका? 5 मार्क्स का था। तो आपके लिए ये क्वेश्चन कैसा है? इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है। फर्स्ट टॉपिक है प्रक्रिया और ये क्या है? घटना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि आर्थिक वृद्धि ये क्या है? एक घटना है, जबकि आर्थिक विकास क्या है? एक प्रक्रिया। घटना आर्थिक वृद्धि अर्थात क्या है? आपको पता है अमाउंट के साथ, नंबर के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ये प्रक्रिया कैसे? कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। तो आर्थिक वृद्धि घटना है, जबकि आर्थिक विकास क्या है? प्रक्रिया है। आगे परिवर्तन। आर्थिक वृद्धि में कैसा परिवर्तन आता है? तो आर्थिक वृद्धि में परिवर्तन आता है कौन सा? परिमाणात्मक। कौन सा? परिमाणात्मक। जबकि आर्थिक विकास में परिमाणात्मक का परिवर्तन आएगा ही, लेकिन साथ में कौन सा आएगा? गुणात्मक परिवर्तन भी आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो आर्थिक वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई है, जबकि आर्थिक विकास किसके साथ? परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई है। आगे साधनों का प्रश्न। आर्थिक वृद्धि में साधनों का उपयोग कैसा हो जाता है? पूर्ण तरीके से हो जाता है, सही तरीके से होता है। तो पुनः वितरण का प्रश्न उपस्थित होता है। कौन सा? पुनः वितरण का। ठीक है, इसमें आर्थिक वृद्धि में। लेकिन आर्थिक विकास में क्या होता है? ऐसे साधन होते हैं कि कैसे उपयोगी नहीं होते हैं, वैसे के वैसे पड़े हैं। तो जो साधन उपयोग नहीं हुए हैं वो साधनों का उपयोग किया जाता है आर्थिक विकास में। ठीक है, आपको पता है साधन कितने होते हैं? 4 होते हैं। श्रम है, भूमि है, पूंजी है, नियोजक है। वो आर्थिक विकास का जिसने उद्देश्य अपनाया है वैसे देशों के पास कैसा होता है? पड़े रहता है, नहीं उपयोग ही नहीं किया होता है, ऐसे ही पड़े होते हैं, तो उसका उपयोग किया जाता है। मतलब क्या हुआ? आर्थिक वृद्धि में साधनों का पुनः वितरण के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि आर्थिक विकास जो उपयोग नहीं हुए वो साधन के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, ये संकल्पना किस देश के साथ जुड़ी हुई? तो आर्थिक वृद्धि किस देश के साथ जुड़ी हुई है? विकसित। किस देश के साथ? विकसित देश के साथ जुड़ी हुई है। जबकि आर्थिक विकास कैसे? विकासशील। कौन से देश? विकासशील देश। जैसे कि जस्ट एग्जांपल भी आप दे सकते हैं इसके अंदर, तो आपका ये क्या हो गया? आगे का एक पॉइंट बन जाएगा। अमेरिका, जापान, रशिया, इंग्लैंड, ऐसे देश इसमें एग्जांपल दे सकते हो आप। भारत, श्रीलंका, चीन, ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हो, तो आपको एक पॉइंट और बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक वृद्धि का कार्यक्षेत्र संकल्पना कैसी है? तो सीमित है। क्यों? उसके अंदर सिर्फ उत्पादन के प्रमाण के साथ जुड़ा हुआ है। वो उत्पादन का प्रमाण कितना बढ़ जाता है उसके हिसाब से आर्थिक विकास माना जाता है। तो ये संकल्पना कैसी है? सीमित है। जबकि आर्थिक विकास कैसा है? यहाँ पे प्रमाण तो है उत्पादन का, पर उसके साथ गुणात्मक परिवर्तन भी समावेश होता है, इसलिए उसकी कार्यक्षेत्र का संकल्पना का प्रमाण कैसा है? विशाल है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? आवास की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वच्छ पानी की सुविधा, ये सब सुविधाओं का समावेश होता है। किसमें? गुणात्मक परिवर्तन। लोगों के जीवन स्तर में क्या परिवर्तन आया वो जुड़ा हुआ है आर्थिक विकास में, गुणात्मक साथ। ठीक है, इसलिए ये संकल्पना कैसी है? आर्थिक विकास की संकल्पना विशाल है, जबकि आर्थिक वृद्धि की संकल्पना कैसी है? मर्यादित है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक वृद्धि में प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब किसके साथ जुड़ी है? प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ेगी? राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय भी कैसी बनेगी? बढ़ेगी। परंतु आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय का वितरण किस तरह से होता है? ठीक है, वो साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? प्रति व्यक्ति आय वितरण। जैसे कि आप समझ लो कितनी संख्या है? 100 करोड़ संख्या है। ठीक है, उसमें से 20 करोड़ और 80 करोड़, तो 20 करोड़ की संख्या है और राष्ट्रीय आय कितनी है? 50 है।
तो 20 करोड़ के पास कितनी जाती है 40, और इसमें कितनी जाती है 80% के पास कितनी जाती है 10%। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये वितरण कैसा हुआ, असमान हुआ। ये वितरण जो है उसका अभ्यास किसमें किया जाता है, आर्थिक विकास में समान बनाने की कोशिश की जाती है। ओके, समझ में आ गया अभी आपको कि वितरण है, लेकिन ये प्रति व्यक्ति आय का प्रमाण वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि विकास किसके साथ जुड़ा है, प्रति व्यक्ति आय वितरण के साथ। नेक्स्ट, प्रक्रिया कैसी है वृद्धि की, कैसी है, तीव्र है, मतलब तुरंत बढ़ती है। तो उत्पादन के प्रमाण के साथ जुड़ा हुआ है, तो जितने साधन लगाएंगे तो उतना उत्पादन का प्रमाण कैसा बनेगा, अधिक बनेगा। तो कैसी है, तीव्र है, जबकि ये कैसी है, धीमी है। जीवन स्तर में वृद्धि का प्रमाण कैसा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए विकास की प्रक्रिया कैसी है, धीमी है। आगे, आधारित, किसके ऊपर आधारित है ये, तो किसके ऊपर आधारित है, यहाँ पे ये संकल्पना, यहाँ पे ये संकल्पना है प्रति व्यक्ति आय के साथ जुड़ी हुई है, आधारित, ये आधारित है, सॉरी, ये आधारित है वृद्धि, आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि पे आधारित है, और आर्थिक वृद्धि किस पे आधारित है, आर्थिक विकास पे आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितने पॉइंट हुए, 9 पॉइंट हो गए। यदि आपने उसके अंदर एक डेफिनेशन डाल दी और एक क्या डाल दिया, एग्जाम्पल डाल दिया, तो आपके कितने पॉइंट बन जाएंगे, 11 पॉइंट बन जाएंगे, और आपका टॉपिक 5 मार्क्स का जो है वो कंप्लीट ही आपके पास आ जाएगा। और आपका ये क्वेश्चन कैसा है, आप समझ सकते हैं, मोस्ट IMP है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो आप ध्यान से उससे पॉइंट्स लर्न कर लेंगे तो आपको आराम से वो लिख सकते हो। अभी यहाँ पे है विकास के निर्देशक, आर्थिक विकास के निर्देशक। पहले तो आर्थिक विकास के निर्देशक की आवश्यकता क्यों है, तो क्या है, पहले तो जैसे एक बच्चा होता है, जो बच्चा बड़ा होता है तो उसका माप कैसे करेंगे, कितना विकास हुआ है कैसे जानेंगे, जैसे कि उसकी लेंथ जानेंगे, उसका वेट जानेंगे, तो हमें पता चलता है उसका शारीरिक विकास। क्या पता चलेगा, शारीरिक विकास। ओके, उसी तरह से उसका मानसिक विकास जानना है, क्या जानना है, मानसिक विकास। तो ऐसे समय में उसका हम क्या करेंगे, IQ टेस्ट करेंगे, तो बच्चे का विकास कितना हुआ है वो हम जान सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे का विकास कितना हुआ है वो जानने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग तरीके से हमने ये मापदंड दिए। तो उसी तरह से मापदंड को क्या कहा जाता है, दूसरे शब्द में निर्देशक। क्या कहा जाएगा, निर्देशक। ओके, समझ में आ गया, निर्देशक का मतलब मापदंड, दूसरे शब्द में ये भी बोल सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई, तो विकास का स्तर जानने के लिए। देश का, अलग अलग देश का विकास कितना हुआ, भारत का विकास कितना हुआ, अमेरिका का विकास कितना हुआ, उसी तरह से पाकिस्तान का विकास कितना हुआ, चीन का विकास कितना हुआ, वो जानने के लिए किसकी आवश्यकता हुई, विकास के निर्देशक की, मापदंड की। नेक्स्ट, जो मापदंड प्राप्त किया जाए उसकी इंफॉर्मेशन किसमें मिलती है, आंकड़ा में, अंक में मिलेगी, नंबर में मिलेगी, तो अच्छे से वो प्रमाण जान सकते हैं। फिर कंपैरिजन करने के लिए, अलग अलग देशों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, भारत और चीन दोनों में बीच में विकास का प्रमाण किसका अधिक है, उसी तरह से अमेरिका के सामने भारत देश का विकास का प्रमाण कैसा रहा, तो ये कंपैरिजन हो गई। तो ये कंपैरिजन जानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, निर्देशक मापदंड की। अभी हम टॉपिक कौन से, आर्थिक विकास के टोटल 4 मापदंड है जो इसका हमें अभ्यास करना है, अन्य भी है लेकिन उसका अभ्यास नहीं करना है, 4 का हमें अभ्यास करना है। फर्स्ट है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, नेक्स्ट प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, थर्ड जीवन की भौतिक गुणवत्ता का आंक PQLI, मानव विकास के आंक HDI। ये 4 जो टॉपिक है इसका हमें अभ्यास करना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि आर्थिक विकास के निर्देशक कितने हैं, तो कितने हैं, 4 हैं। ये सेक्शन ए में क्वेश्चन आता है। फिर आता है आर्थिक विकास के निर्देशक कौन कौन से हैं, तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। ये सेक्शन बी में आता है, दोनों 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे का पॉइंट हम करते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, वो टॉपिक हम क्लियर करते हैं। देखिए, तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अर्थात क्या, देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय। क्या है, देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन, निरंतर
वृद्धि हो तो वो देश का आर्थिक विकास दर कैसा है, ऊंचा है, ऐसा माना गया है। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, वास्तविक राष्ट्रीय आय, मतलब आपको पता है एनएनपी, जीडीपी में से जो माइनस करना होता है, जैसे कि अपने देश में से विदेशी व्यक्तियों ने आय प्राप्त की है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसी तरह से भारत के नागरिक ने क्या किया, विदेशों से आय प्राप्त की है तो उसको हम प्लस करेंगे। फिर इस तरह से घिसा है माइनस करेंगे, ये सब खर्च होता है वो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो आय प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, एनएनपी, अर्थात के वास्तविक राष्ट्रीय आय। ठीक है, परंतु ये कितने प्रमाण में बढ़ना चाहिए, चलो समझ लीजिए आप। देश की वास्तविक आय कितनी है, 5% है। ठीक है, बाद में दूसरे साल 6% हुई, बाद में 7% हुई, बाद में 8% हुई। तो आप देख सकते हो 5, 6, 7, 8 कंटिन्यू बढ़ रही है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, निरंतर। निरंतर कंटिन्यू बढ़नी चाहिए। फिर है दीर्घकालीन, ये प्रक्रिया कैसी, लॉन्ग टाइम तक चलनी चाहिए, जैसे कि 5 पॉइंट, फिर 6 पॉइंट, फिर 5 पॉइंट, फिर 5.5 हो, तो ये कैसी हो गई, दीर्घकालीन नहीं हुई, बीच में क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो तब राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अधिक हुई है ऐसा माना नहीं जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, मैंने आपको बता दिया राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कैसी होनी चाहिए, दीर्घकालीन और निरंतर बढ़नी चाहिए। फिर क्या है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में होना चाहिए, ना ही के राष्ट्रीय आय में। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका आना कैसा बन जाता है, जरूरी बन जाता है। समझ में आ गया। अभी देखते हैं राष्ट्रीय आय, टोटल वृद्धि दर कितने प्रकार की होती, 4 प्रकार की होती। फर्स्ट है ऊंचे दर से बढ़ना, तो आप देख लो यहाँ पे 5%, फिर 7%, फिर 9%, फिर 11%, ये आपकी वृद्धि दर है भारत देश की। ठीक है, या तो कोई भी देश की समझ लीजिए। तो ये दर 2.2 ऐसे कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हम 3% बढ़ गई। तो ऐसी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर हो तो उसे कहा जाता है ऊंचा राष्ट्रीय वृद्धि दर कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कंटिन्यू कैसे प्रमाण में बढ़ना चाहिए, अधिक। उसी तरह से 5%, 5.2%, 5.3%, 5.5%, इस तरह से इसका प्रमाण जो है कैसा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है वृद्धि दर, पर बढ़ने का जो प्रमाण है वो कैसा है, धीरे धीरे है। तो उसे क्या कहा जाएगा, नीचे दर से राष्ट्रीय वृद्धि दर। ठीक है, बढ़ने वाला वृद्धि दर। अभी फर्स्ट टॉपिक देखा, अभी थर्ड पॉइंट देखते। स्थगितता, स्थगितता मतलब कि एक देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, 5%, वापिस कितनी है 5%, वापिस कितनी है 5%, तो इसे कहा जाता है स्थगितता। ओके, फिर फोर्थ, माइनस में जाना, कहाँ पे, माइनस में जाना, 5%, फिर 4.5%, फिर 4%, 3.5%, तो ये क्या हो गया, पीछे की ओर जा रहा है राष्ट्र देश, तो उसे कहा जाता है पीछे दर से राष्ट्रीय वृद्धि दर। तो आपका पहला टॉपिक जो है पैराग्राफ है वो तैयार हो गया। पहले क्या लिखा हमने, राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन और कौन से प्रकार की राष्ट्रीय आय की दर होती है, तो कौन से, ऊंचे दर से, नीचे दर से, स्थगितता के दर से और पीछे दर से। तो आपका यहाँ पे एक पॉइंट कैसा हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने एक तालिका दी है, अनुसूची बनाई है, देख लीजिए। देश लिया गया है नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, भारत और चीन, और उनकी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर वार्षिक है, कौन सी है, ईयरली है। ठीक है, कितने हैं, वृद्धि दर किसमें दिया गया, प्रतिशत में दिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है सेक्शन ई में पूछा गया था 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछा गया था। इसकी आकृति बनाइए, कौन सी, सरल स्तंभाकृति। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ऐसा दिया ही जाता है, फिर उसपे से आपको क्या करना होता है, जो ग्राफ पेपर होता है उसके अंदर आपको ये आकृति बनानी होती है। तो इसका अभ्यास कर देते हैं हम लोग। देखो 2014 की है, कौन सी, 14 की। ठीक है, नॉर्वे का कितना था 2.2, अमेरिका कितना था 2.4, श्रीलंका कितना था 4.5, भारत कितना है 7.3, चीन कितना है 7.3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे
वृद्धि दर किसका अधिक है? भारत और चीन का, जबकि ये वृद्धि दर कम है किसका? नॉर्वे और अमेरिका। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं हुआ कि इसका प्रमाण अधिक है तो ये इसमें वृद्धि दर का प्रमाण अधिक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख के हम समझ लेते हैं। आप समझ लो 50, एक नंबर इजी होने के कारण हम यहाँ पे उसको कैलकुलेट करते थे, 500 ले लेते हैं, क्या तो सॉरी 5000 लेते हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट है 2.2, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 0.2 में, 2% में ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ता है उसका प्रमाण कितना है, कट करो तो 50 and 2 100, ओके। इसी तरह से भारत का मान लेते हैं, यहाँ पे ये माना हमने नॉर्वे का, ठीक है, भारत का मानते हैं 500, उसका हम ये 2 पॉइंट है उसकी जगह पे हम क्या ले लेते हैं 5%, कितना लेते हैं 5%। ये जब समझने के लिए आंकड़े कैसे सरलता से समझ सके इसलिए अंदाजे से लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा तो कितना बढ़ा, ओनली 25। देखो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 5, ये वृद्धि दर अधिक है, लेकिन वृद्धि दर किससे काउंट करेंगे, उसकी आगे की पिछले साल जो उसकी क्या होती है राष्ट्रीय आय, उसके साथ जुड़ा होता है। तो नॉर्वे की प्रतिशत दर 2 है 2%, इसलिए उसकी राष्ट्रीय आय में कितना प्रमाण बढ़ा 100, जबकि यहाँ पे कितना परसेंट है 5%, नॉर्वे से अधिक है, फिर भी उसका परसेंट कितना हुआ 25। क्यों? क्योंकि उनकी राष्ट्रीय आय जो होती है, राष्ट्रीय आय जो होती है वो प्रमाण कैसा अलग अलग है, अधिक है। ये क्या है प्रतिशत है, दर दिया गया है, अमाउंट नहीं दी गई है। यहाँ पे क्या है राष्ट्रीय आय है, ये क्या है राष्ट्रीय वृद्धि आय वृद्धि दर है, इसलिए ये प्रमाण कैसा कम लगता है, फिर भी इनकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि का प्रमाण कैसा होता है अधिक होता है। जबकि ये 7.3 जो है फिर भी उसकी राष्ट्रीय आय का दर का प्रमाण जो अमाउंट आता है वो कैसा आता है कम आता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछा जाता है MCQ में कि भारत की 2014 में राष्ट्रीय आय कितनी थी, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो 7.3, अभी राष्ट्रीय आय काउंटिंग करने में इसकी भी मर्यादा है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय आय में सही गणना में उसके लिए होती है। हम 11th स्टैंडर्ड में राष्ट्रीय आय की गणना एक हमारा चैप्टर था, वो चैप्टर में आपको पता है कि किस प्रकार की मुश्किलें आती है, जैसे कि उसके अंदर दोहरी गणना होती है, एक ही वस्तु का उत्पादन करने के बाद उसकी आय में बार बार काउंटिंग होती है, वो फिर उसी तरह से घिसाई किस प्रकार से की जाएगी उसका भी क्या होता है प्रश्न आता है। फिर गैर कानूनी आय होती है तो उसका समावेश करना है या नहीं करना है, उसकी मुश्किलें आती है। उसी तरह से जैसे कि कर चोरी की जाती है तो ये सब क्या होती है उसकी गणना करना में मुश्किलें आती है। तो आप सिलेबस में पढ़ ही चुके हैं, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर है जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, आप समझ लो 5000, ठीक है, देश है A and B, लेकिन इसकी जनसंख्या का प्रमाण कितना रहेगा। जैसे कि A में जनसंख्या का प्रमाण कितना बढ़ता है 10 करोड़ और B में कितना बढ़ता है 20 करोड़, और दोनों की राष्ट्रीय आय कितनी है 5000 है। तो दोनों का देखा जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, दोनों का आर्थिक विकास कैसा है एक जैसा हुआ है, लेकिन जनसंख्या का प्रमाण कैसा है अलग अलग है। तो यहाँ पे जनसंख्या के पास कितना प्राप्त होगा 500, जबकि यहाँ पे कितना होगा 250 कितना रहेगा। तो ये प्रमाण कैसा हो गया अलग हो गया, समझ सकते हो आप। मतलब जनसंख्या के साथ ऐसे तो दोनों का विकास कैसा लगता है एक जैसा लगता है, लेकिन किसी की जैसे कि आप समझ लो 5000 है और किसी की कैसी है राष्ट्रीय आय 10,000, लेकिन जनसंख्या बढ़ने का प्रमाण अधिक हो तो ये गलत है। यहाँ पे जनसंख्या को ध्यान में नहीं लिया जाता है, ये इसकी क्या है मर्यादा है, सिर्फ कितनी राष्ट्रीय आय हुई उतना ही ध्यान में लिया जाता है। जनसंख्या को क्या किया जाता है निग्लेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना अलग अलग प्रक्रिया से होती है, उत्पादन की, आय की और खर्च की पद्धति। आपको पता ही है राष्ट्रीय की आय की गणना की 3 पद्धतियां है, कौन सी, उत्पादन की, आय की और खर्च की पद्धति, ठीक है। तो हर एक देश हम खुद को जैसा आसान हो ऐसी पद्धति का क्या करते हैं उपयोग करते हैं, और फिर वो अलग अलग पद्धति का उपयोग करेंगे तो जो कंपैरिजन किया जाता है वो कैसा आएगा गलत आएगा। तो यहाँ पे ये 3 क्या हो गई मर्यादा हो गई। ये क्वेश्चन भी आपके लिए कैसा है IMP है, ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी मुश्किलें आती है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 19B सेक्शन में कि उसकी मर्यादा बताइए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बस इतना ही पॉइंट लिखना है। समझ में आया? क्योंकि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, सिर्फ 1 मार्क्स का है, तो पॉइंट से लिखना है, उससे एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। लेकिन कभी डी सेक्शन में पूछा गया तो आपको तीनों को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। तो हमारा राष्ट्रीय विकास के आर्थिक विकास के निर्देशक में पहला टॉपिक इसके अंदर कैसा हो गया, कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।